नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। वक्त है राष्ट्रवाद का। कल शपथ के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला दिन है। कल शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद से ही योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई और आज सरकार ने पहला अहम फैसला भी कर दिया है। ये पहला फैसला है गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना का, जिसे और 3 महीने तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का क्रेडिट जो है वो राम और राशन को दिया जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का आखिर आगे एजेंडा क्या होगा? क्या उत्तराखंड की तरह इस एजेंडे में कॉमन सिविल कोड शामिल है? 2019 में जब मोदी सरकार जीत कर आई तो उसने आर्टिकल 370 हटाया। तो क्या योगी 2.0 में यानी कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा? राष्ट्रवाद का आज हमारा मुद्दा यही है। जब कोई सरकार कामकाज संभालती है तो उसके पहले 100 दिन के एजेंडे की बात होती है। योगी आदित्यनाथ की जो नई सरकार है उसके पहले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है और बाकायदा सभी विधायकों मंत्रियों को इस एजेंडे पर अमल करने के लिए कहा गया है। मिशन एजेंडा, मिशन 100 डेज एक तरह से कहा जाए। क्या पहले 100 दिनों में योगी सरकार कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है? वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लाने को लेकर साफ तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, उसके मद्देनजर इसे लेकर यूपी में भी अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। हिंदुत्व की अपनी छवि के चलते भी कई बार योगी आदित्यनाथ ने खुद कॉमन सिविल कोड पर आक्रामक तेवर दिखाए और इसी महीने चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब सही समय आएगा तब इसको लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा, कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए या नहीं तब जरूर सोचा जाएगा। फरवरी के महीने में भी योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद हो या फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा भी था कि देश इस संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। वहीं अगर अक्टूबर 2019 की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का एक बयान था। उनका कहना था कि कॉमन सिविल कोड के लिए जो भी जरूरी होगा वो जरूर किया जाएगा। क्या अब वो वक्त आ गया है? सवाल यही है, क्या अब योगी सरकार कॉमन सिविल कोड के लिए जरूरी कदम उठाएगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल भी लगातार यही है क्योंकि कॉमन सिविल कोड एक संवेदनशील मुद्दा है और यही कहा जाता है कि इसीलिए इस पर कोई भी फैसला जब भी होगा उसके लिए सरकार ग्राउंड जरूर तैयार करेगी। योगी 2.0 के पहले दिन यूपी मदरसा बोर्ड ने मदरसों में रशगान को अनिवार्य कर दिया है। वहीं योगी कैबिनेट ने फ्री राशन को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। बीजेपी को राम राशन राजनीति का जमकर फायदा हुआ तो ये तो जरूर कहा जा सकता है। अब उम्मीद आगे भी इसी तरह की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी और अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता था। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए
इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। 100 दिनों का जो एजेंडा है वो जरूर लागू किया जा रहा है और अब मिशन 100 डेज को लेकर अब इसको लेकर ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार कार्य करेगी। लेकिन क्या इन 100 दिनों के एजेंडे में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आज का सवाल यही कि क्या योगी लंबे कॉमन सिविल कोड का फैसला लेंगे? अब वही दूसरा सवाल, 100 दिनों के एजेंडे में क्या कॉमन सिविल कोड भी शामिल है? और अगर ऐसा है तो आखिर कब तक राम राशन का ये हिट फॉर्मूला साबित होगा? योगी 2.0 का जो प्लान है, क्या मिशन 2024 इसके जरिए आसान होगा? क्योंकि 100 दिनों के एजेंडे के साथ में मिशन वर्क मोड पर एक तरह से योगी कैबिनेट और योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जो जुड़े हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है मेरे साथ। शहजाद, स्वागत है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अली कादरी जी मेरे साथ में है। कादरी साहब, आपका भी स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद एबाद भी हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है एबाद जी। सबसे पहले सवाल शहजाद आप ही से करना चाहेंगे। उत्तराखंड में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जो एक रूपरेखा है वो पूरी हो चुकी है, तैयार कर ली गई है। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही स्वरूप नजर आएगा? जी हाँ, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति कटिबद्ध है और मैं आपको बता सकता हूं कि ये देश संविधान से चलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक सेकुलर कानून है, जो संविधान सहित है, उसको लाना जरूरी है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा और जल्द से जल्द इसको लाने के लिए हम कटिबद्ध है। परंतु एक सवाल मेरे मन में आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में भी है, वहां पर कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी उनकी साथ ही रही, तब उनको सांप्रदायिक नहीं लगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में आर्टिकल 44 में है। जब बाबा साहब आम्बेडकर और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसकी वकालत की तब उनको सांप्रदायिक नहीं लगा। परंतु अगर हम लाते हैं तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस करे तो चमत्कार और जब हम करें तो हाहाकार। ये वाली जो राजनीति तुष्टीकरण के लिए की जाती है, इससे बचना जरूरी है। और जैसे 370 पैते से हटाने का काम हमने किया, किसी को यकीन नहीं था हम करेंगे, हमने कर दिया। राम मंदिर बनाने का हमने वादा किया था, वो भी आज बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जिस प्रकार से हमने कहा था कि जो भी हम बताते हैं वो करते हैं, और आज लव जिहाद के खिलाफ भी कानून है, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून है और यूसीसी का भी कानून लाने में हम लोग कटिबद्ध हैं, हम उसको लाएंगे। ठीक है, अब जरा विपक्ष का भी क्या इस पर रुख रहेगा जान लेते हैं। मोहम्मद एबाद जी, अगर उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो विपक्ष उसे स्वीकार करेगा, स्वागत करेगा? देखिए मैम, सवाल है रोजगार का कि नौजवान जो तैयारी कर रहा है, पिछले 5 साल में सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। ये रोजगार कैसे देंगे? सवाल प्रदेश के अंदर इसका है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। सवाल इसका है जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको एजुकेशन कैसे हम फ्री दे सकें और कैसे हम बच्चियों को आगे लाए जिससे हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करे, देश तरक्की करे। सवाल है स्वास्थ्य का कि हमारे लोगों को लेकर तो योजनाएं अब बनाई जाएंगी। एबाद जी, मेरा सवाल यूसीसी को लेकर है, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। अगर वो लागू होता है तो उसका स्वागत करेंगे? सवाल शिक्षा का है, सवाल रोजगार का है, सवाल शिक्षा का भी है, सवाल स्वास्थ्य का भी है, सवाल विकास का भी है, सवाल रोजगार का भी है, हर चीज का सवाल है सर। लेकिन सवाल जो मैं पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी है, सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी है। सवाल रोजगार का है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। सवाल शिक्षा का है कि आप ही की बात को मैं दोहरा रही हूँ एबाद जी। सवाल रोजगार का है, सवाल शिक्षा का है, सवाल स्वास्थ्य का है, लेकिन सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी है। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उत्तराखंड में लागू हो रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में लागू होता है तो विपक्ष का क्या कहना होगा? सवाल विपक्ष कहता आया है और मांग करता है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था
और अच्छी की जाए, हमारे लोग बच्चे शिक्षा एबाज जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या एबाज जी? जहाँ दवाएं नहीं है, एबाज जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ ठीक है, शहजाद कुछ कह रहे हैं पहले जी, फिर मैं मौलाना अली कादरी जी का रुख करती हूँ जी। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। जब हमारे देश को आजादी मिली तो बहुत सारी प्राथमिकताएं थी, रोजगार की भी प्राथमिकता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी थी, पर उस समय पर हिंदू रिफॉर्म लॉ कर दिया, हिंदू लॉ को रिफॉर्म कर दिया गया, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म नहीं किया गया। अब छोड़िए वो उस समय जो भी सोच रही होगी, परंतु हिंदू लॉ को रिफॉर्म करना ठीक है, परंतु अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए लाया जाता है तो वो ठीक नहीं है। तब प्राथमिकता बन जाती है रोजगार, और रोजगार पर तो हमने काम किया है ना। 18.5% बेरोजगारी दर आपने छोड़ी थी 3.5% की, तभी तो हमें वोट मिला उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इसीलिए हमारी सरकार फिर से बनी है। मेरा आपसे केवल इतना कहना है कि संविधान में जो बात कही गई है आर्टिकल 44 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है जहां पर कांग्रेस की सरकार रही। आज लेकिन शहजाद साथ है या खिलाफ है जी, लेकिन शहजाद अगर हम चुनाव के पहले मुद्दों में बात करें तो लगातार जब योगी जी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि जब सही समय आएगा तब इस बारे में विचार किया जाएगा। तो क्या एजेंडे में है जो 100 दिनों का एजेंडा अभी है मिशन, क्या इन 100 दिनों में भी ये शामिल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड? नैना जी 370 और 35 से भी यही सवाल पूछे जाते थे हमें, और हमने जब हमें करना था, सही समय था, हमने कर दिया, वक्त नहीं लगाया। मुझे लगता है कि इस बात को गांठ बांध कर रख देना चाहिए। पर जो लोग बच्चियों की बात करते हैं, आज ये बच्चियों के अधिकारों की तो बात हो रही है। जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो उसका विरोध किया गया। शहजाद सवाल मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्या एजेंडे में शामिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड एजेंडे में शामिल है अभी? परिवार को दिया मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में 100% शामिल है। ये सरकार इसीलिए तो नौजवान रोजगार मांग रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन शहजाद अगर मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो दूसरे कार्यकाल में 3 महीने के अंदर 370 वाला एक्शन लिया गया था, तो क्या योगी जी के दूसरे कार्यकाल में 300 दिन के अंदर ही सही, या कहा जाए 3 महीने के अंदर ही सही, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? देखिए, मुझे लगता है जब कोई बड़े कदम, ऐतिहासिक कदम उठाए जाते हैं तो उसमें ये प्रिडिक्ट करना कि कौन से महीने में कब होगा ये तो संभव नहीं है, परंतु ये काम करना है, ये बात इसकी गांठ कर आप रख दीजिए। परंतु मेरा सवाल आपसे इतना है, संविधान में यूसीसी है, क्या समाजवादी पार्टी संविधान के साथ है या शरिया के साथ है? ठीक है, ये मैं एबाज जी से जानूंगी, लेकिन एबाज जी को मेरी ये आवाज सुनाई नहीं देती जब मैं सवाल पूछती हूँ। मौलाना अली कादरी जी तक शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी, इस्लामिक स्कॉलर है मौलाना अली कादरी जी। हिजाब, उस पर कार्रवाई, 3 तलाक हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण को लेकर भी लगातार एक्शन लिए जाते रहे। आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अब वाकई में जरूरत है भी, और अब उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है, उत्तराखंड की तरह यूपी में भी लागू होना चाहिए? अब देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो है योगी जी को अगले 5 साल के लिए हमारी शुभकामनाएं जी, कि वो फिर से एक बार उनके हक में जनादेश आया है। तो अभी आपके चैनल पे देख रहा था मैं कि राशन की बात हो रही, तो ऐसे अगर काम योगी जी करते रहेंगे तो उसमें हर मजहब का आदमी खुश रहेगा, हर धर्म का आदमी खुश रहेगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो। जी, जी। कॉमन सिविल कोड से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और उनके मैनिफेस्टो में ये बात नहीं थी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। अब रहा सवाल, मैं किसी पार्टी से हूं नहीं तो मैं किसी की चाटुकारिता करूंगा नहीं, जो हक है वो लेकिन बात अली करूंगा। कादरी जी, मैनिफेस्टो में नहीं, लेकिन अगर 4 दशक की राजनीति देखा जाए तो उसमें जरूर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ना देखिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड आ ही नहीं सकता मैडम। यहाँ पर इतनी सभ्यता है, इतनी तहजीबें है, और इतनी हमारे अपने देश में जो है क्या है अली कादरी जी, क्या होगा अगर समानता का, अगर समान कोड अगर लागू होता है तो उसमें स्वागत नहीं करने योग्य क्या आप देखते हैं? नहीं, ये जो है बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा मैडम। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस बात की हमें इजाजत दी है हमारे अपने धर्म पे चलने की, धर्म के प्रैक्टिसेस, लेकिन मौलाना अली कादरी जी, जो भी होगा वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही होगा। ये बात तो हमेशा कही जाती रही है, ये तो हमेशा से बात कही जाती रही है। अगर लागू होता है, शहजाद आती हूँ, लेकिन अगर लागू होता है तो स्वागत करेंगे अली कादरी जी या विरोध जताएंगे? कॉमन सिविल कोड को तो कभी कबूल नहीं किया जाएगा। योगी जी के जो है विकास की नीतियां हैं उसकी तायीद जरूर की जाएगी। कॉमन सिविल कोड की तायीद कभी नहीं की जा सकती। लेकिन जी शहजाद,
जी देखिए, कितनी विडंबना की बात है कि हिजाब जिसका जिक्र इस्लाम में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है और ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हिजाब तो स्कूल में होना चाहिए। पर जो संविधान में आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसका विरोध करते हैं। ये संविधान के साथ नहीं, ये शरिया का। नहीं, अली कादरी जी शब्दों का ध्यान रखेंगे, इस डिबेट में शब्दों का ध्यान रखेंगे प्लीज, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए डिबेट आगे बढ़ेगी, ऐसे नहीं जी। कुरान के बारे में गलत बोल रहे हैं, कुरान में जिक्र है चोट पर सभी धर्मों के प्रति सम्मान के साथ में हम डिबेट जारी रखेंगे। शहजाद सूरह अल-अहज़ाब में कुरान में पर्दे का जिक्र है। नैना जी एक एक करके बात रखेंगे तो डिबेट में सबको समझ में आएगा। जी शहजाद बोलिए। ये कोई 1989 का जम्मू कश्मीर नहीं है कि ऐलान करके यहाँ से भगा दिया जाएगा लोग। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, हिजाब की कोई परिभाषा जिस प्रकार की ये लोग बनाते हैं कुरान पाक में नहीं है, ना संविधान में, परंतु क्लासरूम में जहाँ पर यूनिफॉर्म होना चाहिए वहाँ पे तो हिजाब होना चाहिए। ये अली कादरी कहते हैं, परंतु जो संविधान में आर्टिकल 44 ठीक है, बिल्कुल अली कादरी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। शहजाद अली कादरी जी से जवाब ले लेती हूँ। अली कादरी जी, जब शिक्षा की बात होती है, जहाँ पर यूनिफॉर्म लागू होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, वहां पर हिजाब की बात कही जाती है। ये बात लगातार हम टाइम्स ऑन भारत के जरिए उठाते भी रहे, और आप जब अपनी मर्जी होती है तो डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। देखिए मैडम, जहां तक के हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हर एक को अपने मजहब के सिंबल के साथ कहीं पर भी जा सकता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज क्यों ना हो। जिस तरीके से सरदार जी हमारे भाई पगड़ी बांध के जाते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी मजहब के सिंबल को हटाने की बात कहाँ है? ना मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारी हिंदू बहनें विद्या लगा के जाती है, मांग में सिंदूर भर कर जाती है, तो ये भी एक सिंबल है। तो वो आगे भी जारी रहेगा, वो आगे भी जारी रहेगा अली कादरी जी। वो हिजाब भी जारी रहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ये जो सिंबॉलिक है, जो खासतौर से पहचान है किसी मजहब की, किसी धर्म की, उसे बंद कर दिया जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा जताते हैं, दूसरी तरफ यही अविश्वास आपका दर्शाते भी हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जो है कॉमन सिविल कोड आएगा तो ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मैं यही कह रहा हूं, आप लोग इसी में यही चीजों को लागू करेंगे जो हमारे संविधान ने हमें हक दिया। उत्तराखंड में लागू, अच्छा अली कादरी जी, अगर उत्तराखंड में लागू हुआ तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नजर आ रहा है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नजर आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड में हुआ है, जिस तरीके से हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके खिलाफ में मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं। अगर उत्तराखंड में भी अगर हमें मटेरियल मिलेगा तो हम उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट जैसा आ गया तब? देखिए, हम तो कहे ना, बाबरी मस्जिद की बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है ना जी। हम न्यायालय का अदब करते हैं, उसके फैसले को कबूल करते हैं। अली कादरी जी, लेकिन मुझे लगता है अगर उस चीज को समझे, पहले ही उस चीज को समझे, उसके नकारात्मक पहलू की जगह अगर उसके पॉजिटिव पहलू को समझे तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। शहजाद जल्दी से। नैना जी, बहुत अच्छी बात की। अली कादरी साहब ने बोला सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का ही आपको जजमेंट पढ़कर सुना रहा हूँ। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग लॉयल्टीज टू लॉज व्हिच हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। और उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि आर्टिकल 44 को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ऐसा ही फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया है, ऐसा ही फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया है। और आम्बेडकर जी, संविधान के निर्माता, ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें मानते हैं ना अली कादरी साहब? बोलिए, आप समर्थन में है संवैधानिक है या सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक बात कर रही है? जवाब दूंगा आपको जरूर। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जाकर के जो है संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसके बारे में हम भी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे बात को। फंडामेंटल राइट वो भी है आपका, कौन मना कर रहा है? आर्टिकल 44 भी संविधान में है। ठीक है, ठीक है। शहजाद अली कादरी जी, आपका दोबारा रुख करती हूँ, लेकिन मोहम्मद अहबाज जी, अगर आपको अब मेरे सिविल कोड वाला अगर सवाल आपको सुनाई दे रहा हो तो जरा बताइएगा। उसी सवाल को दोहराती हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में अगर लागू होता है उत्तराखंड की तरह तो विपक्ष, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी या नहीं? मैडम, मेरे कानों में नौजवानों की चीख सुनाई दे रही है। जो नौजवान चाहता है मुझे रोजगार, मैं भी उत्तर प्रदेश के नौजवान हूँ। मेरा भी सवाल को सुनिए और उसका भी जवाब दीजिए। मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ। आपकी डिबेट जायज है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान है रोजगार के लिए।
आज उत्तर प्रदेश का बीमार परेशान है कि उसको दवाएं अच्छी मिल जाएं। आज उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि उसका खेत का नुकसान ना हो। और आपको इन मुद्दों पर अगर डिबेट करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। आप लोग को ये बात सोचनी चाहिए और उस पे काम अमल करना चाहिए, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करे, हमारा देश मोहम्मद अहबाज जी, लेकिन यही मौका तो जनता ने भी आपको दिया। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जनमत का, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब जनता का निर्णय सामने आया। हम जनता के शुक्रगुजार हैं कि जनता ने बीजेपी को धक्का दिया है। हमने बीजेपी के जो मजबूत कहती थी उसको हिला के रख दिया है। लेकिन सरकार नहीं हिला पाई। हम इनको उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि नहीं ला पाए। उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का। मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि आप इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हुए एक आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अहबाज जी, जरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी तो कुछ कहिए। आप लोगों को उत्तर प्रदेश की खुशी नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि नौजवान मुस्कुराए, नौजवानों को रोजगार मिले। आप डिबेट कीजिए, अगर आप लोगों में हिम्मत है। ठीक है, मैं शहजाद से पूछती हूँ। शहजाद से ठीक है मोहम्मद अहबाज जी, आपके सवाल को पूछ लेती हूँ। वैसे मेरा आज का जो विषय के अनुसार डिबेट करते हैं, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैं जानना चाह रही थी, लेकिन आपकी इतनी इच्छा पूछती हूँ। ठीक है शहजाद, जब योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल था तो माफिया राज खत्म करने पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अयोध्या हो या काशी को लेकर, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की जा रही है। विपक्ष का कहना है रोजगार क्या 100 दिन के एजेंडे में है? क्या युवाओं को लेकर 100 दिन के एजेंडे में कुछ प्लानिंग की गई है? मुझे एक बात बताइए नैना जी, अभी जो चुनाव संपन्न हुए जिसमें हमारी बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई, 37 वर्ष बाद एक सरकार वापस सरकार बनाने का उसको मौका मिला, तो क्या युवाओं ने हमें वोट नहीं दिया? और युवाओं ने इसीलिए दिया क्योंकि बेरोजगारी दर अखिलेश यादव जी के जमाने में 18% था, आज वो 3.5% है। और इसीलिए लोगों ने विश्वास जताया कि रोजगार देना है तो योगी आदित्यनाथ जी दे सकते हैं। परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ नैना जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। नैना जी मुझे डिबेट करने का, लेकिन मोहम्मद अहबाज जी, उत्तम प्रदेश बनाने का तो सरकार ने आपको भी मौका दिया था ना, आपको भी मौका दिया था, रोजगार को लेकर आपको भी मौका दिया था। लेकिन मोहम्मद अहबाज जी, ऐसे डिबेट कैसे होगी कि आप जो सवाल चाहेंगे वही मैं सवाल पूछूं? आपके सवाल का जवाब चाहा, जरा आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष की क्या भूमिका होगी अगर लागू होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? नैना जी एक महत्वपूर्ण बात कह दीजिए। देख लीजिए, अखिलेश जी ने बनाया। नैना जी मुझे एक महत्वपूर्ण बात, इसी बात को ही आप गुनगुनाते रहे, इसी बात को ही आप बोलते रहे। जी शहजाद, हम करेंगे। नैना जी मैं आपको बताता हूँ, प्लीज इनका फेडर डाउन कीजिए। लेकिन नहीं मोहम्मद अहबाज जी, ऐसे नहीं चलेगा। शहजाद आप अपनी बात कहिए। जी नैना जी, मैं 3 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात रख सकते हैं। बोलिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों समाजवादी पार्टी, जिसको कुछ लोग नमाजवादी पार्टी भी कहते हैं, क्यों विरोध कर रही है। ये इनके नेता एसटी हसन कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ यूनाइट होकर वोट करना, वरना यूसीसी आएगा और 4 शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये उनका बयान है एसटी हसन का कि 4 शादी करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए सब मुसलमान एक हो जाओ। ये सेक्युलर है, संविधान में दिया गया यूसीसी फॉर्मूला है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, नैना जी यूसीसी क्या है? एक सेकंड प्लीज नैना जी। ठीक है शहजाद, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट आ रही है, प्लीज बोले। नैना जी, यूसीसी जेंडर जस्टिस का एक माध्यम है। आज आपने देखा है किस प्रकार के निकाह हलाला से लेकर 3 तलाक के कुप्रतियां थी, जो कुरीतियां थी, उसको हटाना और महिलाओं को उनको एक एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का मौका देना, क्या ये सरकार की और संविधान की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये महिलाओं के विरोधी है? क्या ये महिला विरोधी पार्टी है? मोहम्मद अहबाज जी, अब आप इस बात का जवाब देंगे? अब मैं जो सटीक सवाल पूछ रही हूँ उसका आप जवाब देंगे या फिर घुमा फिरा कर आप यही बातें करेंगे? आप महिलाओं स्वागत के करेंगे साथ है या महिलाओं के खिलाफ है? हम महिलाओं के साथ हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो फिर यानी कि आप यूसीसी का सपोर्ट करते हैं ना? आपको देना पड़ेगा। आप महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, एजुकेशन फ्री कीजिए, लड़कियां तालीम पाए, शिक्षा पाए, आगे बढ़े। महिलाओं को सुरक्षा दिया और माफियाओं का निजाम खत्म किया। क्या सुरक्षा दिया? की मानसिकता खत्म की। आप भूल रहे हैं हाथरस में आपने क्या किया? ये कौन से ब्रह्मांड से इनको उठाकर लाए? किसानों पर आपने, आपके नेताओं ने कुचला, आप भूल गए। व्यवस्था पर हुआ,
चुनाव रोजगार पर हुआ और उसी पर हमें जीत मिली है। ये कौन से ब्रह्मांड से इनको उठा कर ले आए हैं? ये क्या कौन से ग्रह से उठा कर ले आए? इनको पता ही नहीं किन मुद्दों पर चुनाव। एबाद जी, मेरा सवाल ये था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी है, पूरी रूपरेखा उसकी बन चुकी है, जल्द ही उस पर एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर इसी तरह की प्लानिंग उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तर प्रदेश में भी अगर लागू होता है, तो उसमें विपक्ष उसका स्वागत करेगा या नहीं? आपके लिए मेरा एक ही सवाल है जो मैं बार बार एक ही जवाब है कि नौजवान रोजगार चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। यानी कि इस जवाब को मैं ऐसे स्वीकार करूं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं? ठीक है, किसानों को आप बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं मोहम्मद एबाद जी। मैं भी इसे पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि आप भी स्वागत करेंगे अगर यूसीसी लागू होता है उत्तर प्रदेश में। तो नैना जी, आपके कहने से उत्तर प्रदेश का नौजवान नाराज हो रहा है कि डिबेट आप कीजिए नौजवानों को रोजगार के लिए। बिल्कुल, उस विषय पर भी टाइम्स ऑफ भारत करता है डिबेट सर, शिक्षा के लिए उस विषय पे भी करता है। लेकिन मौलाना अली कादरी जी, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर यूसीसी तरह के जो नियम हैं वो लागू हैं, और खास तौर से चाहे बात जिस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, या तो नारी जो शिक्षा है उसे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, कई तरह की कुरीतियां हैं जिन्हें खत्म करने के लिए, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है सर? देखिए मैडम, ये हमारे अपने मुल्क की खूबसूरती है और ये खूबसूरती किसी और देश में नहीं आ सकती। खूबसूरती को और बढ़ाना चाहिए ना फिर? ना, ये घटाया जाएगा, ये बढ़ा नहीं जाएगा, ये घटाया जाएगा। क्योंकि जब हक खींचे जाएंगे तो हमारे अपने मुल्क की खूबसूरती जो है वो खराब होगी। आपको ऐसा क्या लगता है, कौन कौन से हक खींचे जाएंगे, कौन कौन से हक छीन जाएंगे यूसीसी से? मैडम मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी पूरी बात कर लूंगा, मुझे मौका दीजिए। देखिए, ट्रिपल तलाक की बात हमारे शहजाद पूनावाला कर रहे थे, शहजाद भाई बोल रहे थे, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक के बारे में जो भी केसेस आए, जिसने भी ऐसी जहालत की हरकत की, हम वो किसी बंदे की हम कभी तायद नहीं किए। हलाला के मसले में जितने भी वीडियोस आए और जिसका भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जो कोई भी मौलवी पकड़ा गया, ऐसों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, इसका हमने मुतालबा किया। और जहां तक के सवाल हिजाब का, ट्रिपल तलाक के कानून का है, लाखों औरतों ने रोडों पर उतरकर, मुस्लिम औरतों ने, महिलाओं ने ये इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया और बोला कि ट्रिपल तलाक कानून भी गलत है और हिजाब के मसले पे जो वर्डिक्ट आई वो भी गलत है। तो ये कैसी बात कर रहे हैं अली कादरी जी? आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आधी से ज्यादा आबादी में अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा की अगर बात करें तभी उसमें मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें 3 तलाक की बेड़ियों से निजात मिली थी। सुनिए आप, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि 3 तलाक का जो कानून जिस अंदाज में बनाया गया है वो अंदाज गलत किया गया है। वो कानून में औरत को भी रोड पे लाया गया, मर्द को भी रोड पे लाया गया। यही तो वजह है कि आज तक जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही थी, उसके बाद में वो बाहर आई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस फैसले को सुनाया। ये चंद एक मुस्लिम आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मानने की बात कह रहे हैं और आप कहते हैं कि कई लोगों ने, कई महिलाओं ने इसका विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पार्लियामेंट को दिया ना मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश सुनाया? ये बीजेपी गवर्नमेंट बनाई बिल, ये वो तो डायरेक्शन दी। मैं खुद उसके अंदर पार्टी था सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्शन पर काम हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। शहजाद कुछ कह रहे हैं। बना। अब मुझे एक उनका जवाब देना। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाओ, पार्लियामेंट ने कानून बनाया। एक सेकंड नैना जी सुनिए, अगर इनको लगता है कानून में कोई भी असंवैधानिक चीज है तो जाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, नहीं किया। दूसरी बात, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक सेकंड मौलाना साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए।
बार बार मौलाना साहब जब सुप्रीम कोर्ट शाह बानू के केस ठीक में, है। शायरा बानू के केस में फैसला सुनाता है तो कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं। और आखिरी बात, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इस देश में ऑलरेडी लागू है, शरिया के कानून के हिसाब से हाथ नहीं काटे जाते चोरी के लिए, वो तो मानने को मौलाना साहब तैयार है। सिविल मामलों में क्यों यूनिफॉर्म कोड ना हो, और बाकी के देशों में तो है जहां पे मुसलमान रहते हैं, केवल यहां पर ये मांग, स्पेशल मांग क्यों हो? क्या क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है या नहीं है? बोलिए, क्या नैना अगर सजा मिलता है नैना को, या उसके लिए कानून अलग है और मौलाना साहब के लिए कानून अलग है क्या? नहीं, नैना जी अगर कत्ल करेगी या मौलाना कत्ल करेंगे, दोनों के लिए सेम कानून है। तो क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है, तब यही आपका सवाल जो है शहजाद में शरिया अली का कादरी नहीं जी से है। पूछिए। अली कादरी जी, आप पिछले मेरे सवाल के जवाब में आप कह रहे थे कि कई ऐसे अधिकार हैं जो छिन जाएंगे, कई ऐसे अधिकार छिन जाएंगे। जरा आप मुझे बता सकते हैं आपके कौन से अधिकार छिनने का डर है आपको? देखिए मैडम, कॉमन सिविल कोड का अगर जरा सुन लीजिए जी ना, अली जरा सुन कादरी जी, लीजिए। कौन से आपको अधिकार छिनने का डर है? हाँ सुनिए, कॉमन सिविल कोड की जब ड्राफ्टिंग होगी और उसके अंदर क्या क्या बातें आएगी, तो मैं आपको चैलेंजिंग ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मजहबी अधिकार छीनने की बात की मतलब आप जाएगी। फ्यूचर एस्पेक्ट को लेकर अभी विरोध जता रहे हैं कि जब लागू होगा तो ऐसे बिंदु आएंगे और ऐसे बिल्कुल बिंदु आएंगे। आएंगे जो आपके समर्थन में नहीं होंगे, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पास्ट में जो चीजें गुजरी है उसको देखते हुए ये बात कही जा रही है। मैं ये कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि अली कादरी जी, जैसा सीएए के वक्त हुआ, क्या वही चीज समझी जाए? लोग समझे नहीं और विरोध प्रदर्शन पर आए। सीएए टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहां पर एक मजहब के नाम के साथ जो है कानून बनाया गया जो हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान में किसी भी मजहब को नाम पर ये बड़ा दोहरा रवैया है। ये तो बहुत ही ये आपके मतलब अपने लिहाज से आप चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान भी लेते हैं, भले जो संवैधानिक हो, लेकिन आपके अनुसार जो आपको 25 पसंद नहीं हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल। मुसलमानों को उससे बाहर किया गया। क्या हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है किसी मजहब के नाम पर कानून बन सकता है? आप मुझे बताइए। मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। नैना जी, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मौलाना की कोर्ट नहीं है। अगर ऐसा किया गया है, संविधान विरोधी कानून बनाया गया, तो कितनी बार चैलेंज करके उसको हटाया गया, आज भी वो कानून जो है वैध है। दूसरी बात, ये कानून जब मनमोहन सिंह ने इसकी वकालत की नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तब संवैधानिक था, तब उसमें कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी। जब कांग्रेस ने 2007 से 9 इसको लागू किया, तब भी वो सांप्रदायिक नहीं था। लेकिन विपक्ष की भूमिका, आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ, आखिरी सवाल एक बार फिर से मोहम्मद एबाज जी, उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो विपक्ष की क्या भूमिका होगी? मेरा सवाल एक ही आपसे। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार के लिए, बीमारों के इलाज के लिए, ठीक है, सरकार को यानी कि आपका ये इसको लेकर जो कोई जवाब नहीं, इसे मैं स्वीकार्यता समझ रही हूँ, इसे मैं स्वीकार्यता समझ रही हूँ। अगर आप इस पर कुछ हाँ या ना में नहीं जवाब दे रहे, मतलब मैं इसको स्वीकार्यता समझ रही हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ। आपके समझने से मैडम कुछ नहीं हो जाता। आप तो खाली भारतीय जनता पार्टी आप मुझे समझा ही नहीं रहे। बहरहाल ठीक है, अब आने वाले वक्त में आखिर क्या प्लानिंग है, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है या नहीं, और होता है तो उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होगी? आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और चूंकि अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो गठन है वो हो चुका है, नए मंत्री स्वरूप ले चुके हैं। मेरे साथ में समय संजय निषाद जी मौजूद हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। संजय निषाद जी, मंत्री बनने की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दे दूं, आपके प्यार, स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग का। और ये मेरा मंत्रिपरिषद नहीं है, मेरे समाज का मंत्रिपरिषद है, पूरे देश के मछुआरों का ये पद है। और मैं उनके लिए 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं और उनकी सेवा के लिए, उनके साथ उनके पड़ोसी, उनके क्षेत्र के लोग भी, जिसके लिए जो भी 24 घंटे सरकार जो भी सेवा ले सकते हैं, उनके साथ जो भी न्याय दिलाना होगा मैं लड़ाई लड़के दूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन संजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपका साथ जो है, आपकी मौजूदगी, वो सिर्फ 2022 के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए 2024 के लिए भी जीत की गारंटी है। कैसे देखते हैं इसे? कभी निषाद राज राम गले मिले थे आज के त्रेता में, और राम ने भगवान राम ने गले लगाया था, तो हमेशा के लिए आज जी धरती
आज कलयुग में भी आज वो जो मिलन है वो बरकरार है। कभी निषाद राज ने अपनी सेना दी, लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण राज खत्म करे, राम राज लाया था। आज भी कलयुग में याद किए जाते हैं राम राजा और रावण राज को। तो ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी, योगी जी ने हमें गले लगाया है, एक इतिहास बनाया है, ये आजीवन के लिए है। मैं आज ही आपको प्रतिबद्ध करता हूँ। ये सेना जो है वो पिछली जो सरकारें रही हैं 70 साल से सताए गए हैं और रावण राज को खत्म करके फिर उन्हें कभी नहीं लाना, पूरे देश में राम राज स्थापित करने के लिए ये हमारा योगदान। जी, लेकिन संजय जी, इस बार के जो चुनाव रहे हैं वो कहा जा रहा था कि काफी मुश्किल भी हैं, काफी चुनौतीपूर्ण भी हैं। खासतौर से पूर्वांचल पर सबकी निगाहें थी और पूर्वांचल में जीत पर अगर देखा जाए तो खुद को आप कितने नंबर देते हैं? आपकी हिस्सेदारी, आपकी जिम्मेदारी आप कितनी मानते हैं? मेहनत बहुत की है ये कहा जा रहा है आपने। मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को, 1 नंबर पर तो मैं उन्हीं को बोलूँगा, क्योंकि उनकी नीतियाँ थी, उस नीतियों से मेरा समाज गदगद था। जो चाहे जन कल्याणकारी योजना रही हो, चाहे खाद्यान्न योजना रहा हो, चाहे जो उनके मछुआरों के लिए जो मत्स्य मंत्रालय अलग किया 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से अलाट के मछुआरों के लिए, समुद्री तटों पर उनके जीवन रक्षक के लिए टेक्नोलॉजी दिया है, फ्री में बीमा दिया है पूरे देश में उनके लिए। आज के दिन में 40% बोट पर सब्सिडी दी है, 25% उनके नाव उनके बीज पर सब्सिडी दी है। निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया है, वहाँ उसको विकसित कराने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया दिया है। राम और निषाद राज की गले लगाई मूर्ति के लिए पार्क बनाना लग रही है। तो ये सब नीतियों में हम भारतीय जनता पार्टी के नंबर देते हैं। उन नीतियों को जनता ने मुहर लगाई, उसे स्वीकारा, उसे समर्थन दिया। मैं जनता का भी आभारी बधाई हूँ और आगे मैं उसी नीतियों को, उसी जनता के समर्थन को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सुशासन रहा हो, राशन की व्यवस्था रही हो, इस पर जनता ने जो विश्वास दिया उसी को सुदृढ़ करना है। उत्तर प्रदेश को 1 नंबर बनाने का है। हमारा उत्तर प्रदेश 1 नंबर हो जाए, वो हमारी इच्छा है। लेकिन आपकी सारी बातें ठीक है संजय जी, आपने योगी जी, मोदी जी, अमित शाह का जिक्र किया, लेकिन आपने अपनी हिस्सेदारी का जिक्र नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि इस जीत में आप अपनी हिस्सेदारी कैसे मानते हैं? निश्चित रूप से हम वो बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। हमारी जो जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटों पर हमने कैंपेनिंग की। 160 सीटें मछुआ बाहुल थी, जिस पर हमने एक ऐतिहासिक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरों को हमारा काम था कि जिस वोट पर पौवा पैसे का लेवी लगा था कि बिकाऊ हैं, पियाऊ हैं, वो आज के दिन में हमने पार्टी का लेवी लगाया और इन्हें पावर के लेवी लगाया। इनसे पूछा, कहते थे गाँव में जाकर क्षेत्र में कि भैया पौवा पैसा तुम्हारे ऊपर लेवी लगा हुआ है, क्या चाहिए, पावर चाहिए कि वो चाहिए? लेकिन लोग कहते नहीं पावर। हमने कहा भाई साइकिल हाथी में पावर है? कहते नहीं। हमने कहा भारतीय जनता कमल में पावर है? क्या कमल में पावर है? तो अगर पावर है तो साथ दिया है। तो मैं जनता को भी, हम उसके लिए मैं अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ, अपने को भी गौरवान्वित करता हूँ कि आज के दिन में उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया और हम मछुआ बाहुल सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त करके, और एक 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में जो राजनीति में कहा जाता है कि सर्वाधिक मत जो है मैं अपने गठबंधन दल को, चाहे वो अपना दल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो और चाहे निषाद पार्टी रहा हो, उस पर ट्रांसफर कराने में कामयाबी मिली है। उसके लिए मैं अपने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। लेकिन संजय जी, जिस तरह से आपने बड़ी भूमिका की बात कही, बेशक इसमें आपकी पार्टी की अहम भूमिका रही। विशेष तौर से कहा जा रहा था पूर्वांचल में संजय निषाद और उनकी पार्टी का दबदबा है और एक बड़ी जीत मिली भी। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको कैबिनेट में जगह दी गई, ये पर्याप्त है या आने वाले वक्त में आपकी पार्टी के लिए और हिस्सेदारी की कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखते हैं और उसे मिलना चाहिए, ऐसा मानते हैं? मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी, अमित शाह जी को, माननीय योगी जी को कि कभी मैं भाषण में कहा करता था कि कभी भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बन के आए थे, तब राम राज आया था, उन्होंने बजट पास किया था। आज अपनी कैबिनेट में एक निषाद राज के बेटे को जगह दिया है, ये हमारे लिए बहुत, हमारे समाज के लिए ये मंत्री पद मेरा नहीं है, मेरे समाज के समर्पित है। उनके लिए 24 घंटा हम लोग काम करने में होंगे। आज पहली बार है कि वो कल जो उन्होंने ज्ञान दिया महाराज जी ने बतौर मुख्य अतिथि कि कैसे आपका
सार्वजनिक जीवन होगा, कैसे पारिवारिक जीवन होगा, कैसे आपके साथ कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे आपके साथ धोखेबाजी होगा, कौन कैसे आपके चरित्र को, आपकी ईमानदारी पर प्रश्न लगाएगा, कैसे आप ईमानदार नेता बन सकते हो, कैसे आप अगर गलती करोगे तो छवि आपकी खराब हो सकती है। ऐसे उन्होंने ऐसे दिशा निर्देशन, ऐसा मार्गदर्शन किया, ऐसा उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया कि मैं बधाई देता हूँ। आज पहली बार मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि पार्टी का मेरे नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल है। निर्बल इसलिए कि शरीर में अगर अनाज न हो तो निर्बल है, कैलोरी न हो निर्बल। में पेशे से डॉक्टर था, इसीलिए मैं क्षेत्र में आया कि निर्बलों को कैसे सबल बनाया जाए। मोदी जी ने, योगी जी ने चिंता की, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है और उसके लिए कानून बनाया, जो प्रधानमंत्री जो जन कल्याणकारी खाद्यान्न योजना थी, और उत्तर प्रदेश सरकार में आज वो उसका आज फिर से उस वो जो फ्री में जो राशन है, पूरा राशन, आधा नहीं पूरा राशन है, चावल है, दाल है, नमक है, चीनी है, तेल है और गेहूँ, सब कुछ है। तो ये पूरा भोजन देने का जो उनकी योजना थी फ्री में, उसे आज पास किया गया है अगले 3 महीने के लिए। 3000 करोड़ लगभग 3 से ऊपर 3000 से 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आज का उसका भोर है। वो उत्तर प्रदेश सरकार बन की पहली बार कैबिनेट में कोई अगर बजट पास करने का, उस योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है, तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, योगी जी को। बिल्कुल। और संजय जी, वो मुस्कुराहट, वो खुशी आपके चेहरे पर नजर भी आ रही है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जीत है। और अगर आपकी ताकत की बात करें, संजय निषाद की, कहा जाता है ताकत इतनी ज्यादा है, खासतौर से विधानसभाओं में आपके समाज की काफी ज्यादा मजबूत स्थिति है, ताकत ज्यादा है। तो ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में भी मंत्री परिषद में हिस्सेदारी और बढ़ाई जा सकती है। देखिए, हमारा समाज राम भक्त है। हमारा समाज एक गौरवशाली इतिहास रहा देश को आज़ाद कराने में। पिछली सरकारों, अंग्रेजों ने उजाड़ा ही था, पिछली सरकारों ने कानून बना के उजाड़ा है। और जहाँ सहृदय भारतीय जनता पार्टी लगाती हो, हमको गले लगाती हो, 403 विधानसभाओं में हमारे समाज को सम्मान देती हो, एक एक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीति में करती हो, तो हम लोग 403 विधानसभाओं की लड़ाई, हम एनडीए के घटक हैं। हम निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग पद प्रतिष्ठा नहीं, सेवा के भाव से है। और जो सरकार से सेवा होती है, वो सरकार के हम लोग अंग हैं। और निश्चित रूप से मेरा समाज गौरवान्वित है, खुश है। और हम लोग शर्तों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि विकास की, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, तो वो उसकी नीतियों को समर्थन जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मिली है, वो हम लोगों का काम है। बाकी तो सरकार से, सरकार के अंग हैं। सरकार के अंग होने के नाते सरकार से सेवा होती है। और इसलिए हम लोग सरकार के टीम में, बीजेपी ने, माननीय महाराज जी ने टीम का सदस्य बनाया है, तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन संजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से आपको, क्योंकि अब एक नए मिशन में आप और पूरा मंत्रिमंडल जुट चुका है। तो आपने इस समय संजय निषाद को सुना, लेकिन टाइम्स ऑफ भारत पर आप योगी कैबिनेट के प्रमुख चेहरों को देख रहे हैं। मेरे साथ में अब जो जुड़ने जा रहे हैं वो पूर्व IPS रहे, मेरे साथ में असीम अरुण जी हैं। असीम अरुण जी, सबसे पहले तो मंत्री पद की शपथ लेने पर आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसे देखते हैं इसे? आपका अनुभव कैसा रहने वाला है? और विशेष तौर से क्योंकि आप एक IPS ऑफिसर रहे हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, सरकार आपके इस एक्सपीरियंस को कैसे इस्तेमाल करेगी? ये मेरा परम सौभाग्य है कि योगी जी ने मुझे मंत्रिमंडल में स्थान देने लायक समझा और अभी विभाग आवंटित किए जा रहे हैं। किंतु सिद्धांतता पुलिस की नौकरी करते हुए मैंने हमेशा प्रयास किया कि सिस्टम बनाए जाएं, प्रणालीगत विकास किया जाए, चाहे वो डायल 100 या 112 का हो या क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम हो। उसी प्रकार आज आप देखें तो किसी भी प्रशासनिक सुधार के केंद्र में कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐप, कोई GPS, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हर एक क्षेत्र में, मीडिया में भी देखें तो ऐसा ही हो रहा है। और एम गवर्नेंस जिसको कहा जा रहा है, सिद्धांता मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पे जोर पूरे सरकार का है। बाकी जो विभाग मुझको मिलेगा
जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको जितनी मेरी काबिलियत है उससे करूँगा, बिल्कुल। जो कम पड़ेगी तो और सीखूंगा। बिल्कुल। और असीम जी, आप क्योंकि पूर्व प्रशासनिक ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप पहले एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अब सरकार में आप मंत्री भी बनाए गए हैं। दोनों जिम्मेदारियों में आप कितना अंतर मानते हैं और कितना चैलेंजिंग आने वाले वक्त को अपने एक तरीके से देखते हैं? मिशन वही